पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी केस की कुछ खदोखाल अगर आप हमारे लिए बयान कर दें कि क्या हुआ था, पुलिस को किस तरह से जाए वकुआ पर पहुंचने की इतला दी गई और फिर पुलिस ने मुलजिम को पकड़ा कैसे? मुलजिम क्या वहीं पर मौजूद था या भाग गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में या आदाद शुमार के टर्म्स में हम इसको 8 लोगों का कत्ल कह के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि 8 लोग जिनके साथ 8 ख़ानदान जुड़े हुए थे उस रात एक शख्स की दरिंदगी का निशाना बन गए। उनमें से कोई वालिद था, एक बच्चा ऐसा था जिसकी चंद दिन के बाद शादी होने वाली थी और इसी तरह बहुत सारे ब्रेड अर्नर्स थे। तो इसके ऊपर नहायत ये अफसोसनाक वाक़या है और इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। उस रात हमारा एक कांस्टेबल ज़फ़र इकबाल अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रहा था जब ये आखिरी कत्ल करने के बाद, इस मुलज़िम का नाम फैज़ रसूल है और वो आखिरी कत्ल करने के बाद एक पेट्रोल पंप पे मौजूद था। जब हमारे पुलिस ऑफिसर ने इसको देखा और इसकी हालत से उसको अंदाज़ा हुआ कि ये कोई गैर मामूली सूरत हाल में है। अच्छा। तो जब उसने इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इसने कुल्हाड़े के साथ, जिसके साथ इसने ये सारे कत्ल किए थे, वो पुलिस ऑफिसर पे हमला कर दिया। उस पुलिस ऑफिसर ने अपना बचाव किया। उसके बाद उसके पास पिस्टल था, वो तान के उसने इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो ये मोटर बाइक पे बैठ के फ़रार हो गया। क्योंकि इसने यहाँ पे हीचड़ से पहले 2 गाँवों में जो है ये कत्ल गारत का काम किया था। सो ही वॉज सॉर्ट ऑफ वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हमारे पुलिस ऑफिसर ने इसको चेज़ किया 15-20 मिनट की चेज़ के बाद, जिसमें इसको ओवर पावर करने के लिए उसने हवाई फायर भी किया। बिल आखिर ये एक मदरसे में घुस गया जहाँ पे फिर उस पुलिस ऑफिसर ने इसको गिरफ़्तारी पे फोर्स किया, सरेंडर पे फोर्स किया। मीनवाइल जो है मुकामी पुलिस भी 15 की कॉल पे पहुँच गई थी, अवाम की मदद से इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। सो ये उस रात की कहानी है जिस रात इसको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये कहानी थोड़ा पहले शुरू होती है। अभी तक के जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये काफ़ी मुनासिब आदमी था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था जी, और ग्रेजुएट था ये। में इसने स्कूल में टॉप भी किया था, फिर बच्चों को पढ़ाता था सर, ये सुनने में आ रहा है। दरस व तदरीस से जो है जी मुंसलिक हो गया। कुछ अर्सा पहले इसके वालिद का इंतकाल हुआ। उस वक़्त तक जो हमने इलाके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, ही वॉज नॉर्मल, ही वॉज अ रूटीन गाय। वालिद के इंतकाल के बाद जो है इसका बिहेवियर थोड़ा सा बदल गया। ये एक्सक्लूडेड रहने लगा, विदड्रॉन रहने लगा, लोगों से अलहदा रहने लगा। कुछ इस तरह की भी बात सुनने में आई है कि ये कब्रिस्तान में अपने वालिद साहब की कब्र पे जाता था, वहाँ टाइम गुजारता था। इसने अपने जो वालिदैन हैं उनसे, वालिदा से और फैमिली से सर दर्द की और इस तरह की भी शिकायत की। तो वो फाइन सिम्टम्स थे जिनसे अंदाज़ा किया जा सकता था कि वो किसी जहनी दबाव का या जहनी प्रॉब्लम का शिकार है। इस वाक़े से कुछ अर्सा पहले इल्ज़ाम ये है कि उसने कुछ लोगों के ऊपर हमला करके उनको ज़ख्मी भी किया, एग्रेसिव एटीट्यूड भी शो किया। अच्छा। और तो उसके बारे में, उस एग्रेसिव, बिल्कुल मैं उस पर आना चाह रही हूँ डीआईजी साहब, कि लोगों ने ये भी बताया है कि उस वाक़े के बारे में पुलिस को बताया गया था, लेकिन उस पर लोगों का गिला ये है कि पुलिस ने उस पर सीरियसनेस का उस तरह से इजहार नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, ये बात दुरुस्त है और इसके ऊपर बहुत जो है सीरियस व्यू लिया गया है। उस पुलिस स्टेशन के SHO को, 3 ASIs को, मुहर्रर को, उन सब को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये जो लड़ाई झगड़े के केसेस हैं जिसमें माइनर इंजरीज़ हैं, उनको उसकी फेस वैल्यू पे मुकामी पुलिस देखती है और ये प्रोब करने की अमूमन जहमत नहीं करती कि ये क्यों कॉज हुए हैं। अमूमी तौर पर लोग लड़ झगड़ के और मामूली ज़ख्मों के साथ थाने में आ जाते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, काबिल दस्तंदाजी जुर्म ना हो,
तो पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख के उनको वापस कर देती है। क्यों? लेकिन ये तसव्वुर करना जो कि ये कोई जहनी मरीज़ है या कोई इस तरह का बंदा है जो आगे जाके मज़ीद नुकसान कर सकता है, ये अमूमी तौर पे वहाँ पे नहीं किया जाता। तो डीएजी साहब, अब इस केस को अगर हम देखें कि ये बड़ा नॉर्मल किस्म का बंदा था और बाद में इसकी जहनी जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई इसके वालिद की डेथ के बाद, तो अब इस केस में आगे पेशरफ्त क्या होगी? मतलब क्या इसको कोई सज़ा होगी या इसको लॉ की बुनियाद पर, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक लॉ आया था, बल्कि फ़ैसला आया था कि जो शख्स जहनी मरीज़ हो या जहनी तौर पर ठीक ना हो उसकी सज़ाए मौत का भी जो है वो कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सज़ा उसको किस बात की मिल रही है, क्योंकि उसका तो दिमाग ही ठीक नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ जो है ये हमारे अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। तो अब इस केस का मज़ीद आप लोग किस तरह से परसू करेंगे? क्या इसको कोई रिहैब में भेजा जाएगा या जुर्म तो इसने किया है तो बाद में सज़ा होगी जब ये ठीक हो जाएगा? किस लेवल की इसकी दिमागी कैफियत है इस वक्त, और अब मज़ीद इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं सज़ा दिलाने के लिए या दूसरे साइड की जो पार्टीज़ हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए? दो चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो जो मैं पहले सवाल के जवाब में कह रहा था, अगर वो मैं मुकम्मल कर लूँ कि यहाँ से कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है पुलिस को भी और सोसाइटी एट लार्ज को भी। जी, हमारे मुआशरे में जो समाजी और जो मुआशी जो दबाव हैं उनके वजह से लोग ज़्यादा तादाद में जो है इस तरह के हालात में, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जहनी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। तो वी मस्ट बी मोर सेंसिटिव अबाउट दैट। इस तरह का अगर हमें कोई इंडिकेशन नज़र आती है तो वी नीड टू बी प्रोएक्टिव रादर दैन कि वो बंदा जो है 8 हंसते खेलते घरों को उजाड़ दे और फिर मुआशरे को और पुलिस दोनों को कॉग्निजेंस लेने का मौका मिले। सो एक तो ये सीखने का सबक है। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ टू अर्ली टू एस्टैब्लिश कि वो जहनी मरीज़ था। क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है कि जो उसने पहला मर्डर किया है उसके बाद उसने मरने वालों की जेबों से जो भी चीज़ें थीं उनके पास, जो पैसे या मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है वो भी निकाले हैं। इसी तरह एक आध जगह और भी उसने मारने के बाद जो है उनकी जेबें टटोली हैं और उनमें से पैसे निकाले। सो हम इस केस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस समझते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन को यकीनी बना रहे हैं। RPO शेखुपुरा बज़ात ख़ुद इस सारी तफ्तीश की निगरानी कर रहे हैं। इस एक्यूज़ की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी की जाएगी। बेहतरीन जो माहिरीन नफ्सियात हैं लाहौर में हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी खिदमात जो है वो ली जाएंगी और उसके बाद उनके साथ कंसल्टेशन के साथ जो इसकी पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग को मुकम्मल किया जाएगा टू असर्टेन के आया इसको कोई नफ्सियाती मरीज़ा है या नहीं है, और अगर है तो उसकी नोयत किस किस्म की है। एक नफ्सियाती मर्ज इस किस्म का होता है कि आपको अपने होशो हवास पे काबू नहीं रखते। हाँ, दूसरा सिर्फ नफ्सियाती दबाव होता है। बिल्कुल, लो एंड यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, नफ्सियाती दबाव होता है। सो दैट हमारा जो एम है इसमें वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जो बेगुनाह मारे जाने वाले 8 लोग हैं उनके साथ इंसाफ हो, उनका खून रायगा ना जाए। और दूसरा ये है कि इस मामले से लेसन लर्न किए जाएं कि फ्यूचर में इस तरह के जो मामलात हैं उनके सदेबाब के लिए पुलिस में और पब्लिक एट लार्ज में एक सेंसिटाइजेशन पैदा की जाए, एक लोगों को मैसेज दिया जाए कि इस किस्म की कि अगर आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं या ट्रेंड नज़र आते हैं तो उस पर प्रोएक्टिवली एक्शन लिया जाए सो दैट कि इस तरह के हादसे मुस्तकबिल में ना हो सकें। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया अदा करेंगे DIG ऑपरेशन पंजाब वकास नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, और एक वक्फे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैंने जिक्र किया वो यही कहता है कि अगर तो दिमागी आर्जा इस हद का है कि उसको पता ही ना हो, होशो हवास में ही वो ना हो कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, क्या मैंने किया था, तो फिर उसकी सज़ाए मौत जो है वो उसको नहीं दी जाती। लेकिन अगर हल्का सा दबाव है नफ्सियाती, बाकी कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं है, तो फिर तो सज़ा होती है। तो ये मैंने सोचा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। और जो DIG साहब ने मुद्दा उठाया कि हमें ये देखना है कि जो लोग जहनी दबाव का शिकार हैं या उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर्स में हम सोसाइटी में फ़र्क देखते हैं, तो उनको भी तनहा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो सुसाइड कर सकते थे, इस शख्स ने औरों को मार दिया, ये इसकी जगह कोई और होता शायद तो वो ख़ुद को ही मार देता। तो इस किस्म के बहुत सारे केसेस हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं। तो इस केस को हमने इसलिए भी डिस्कस किया कि इससे लेसन्स बड़े मिलते हैं पुलिस के लिए भी और हमारे लिए भी एज अ सोसाइटी।